हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो इस प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाके ज़रूर देखिएगा। ये इतने बेस्ट हैंड रिटन नोट्स हैं और काफ़ी टाइम से मैं लगा हूं। पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट होती है डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर लेना, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट होगी मैं सारी वीडियोज़ में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और ये जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको ये यहाँ पर लिखी भी होंगी, इसलिए इस पीडीएफ को पढ़ने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। काफ़ी टाइम से मैं लगा हूँ ताकि आप लोगों को इतिहास बहुत अच्छे से समझ आए। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो मौर्य साम्राज्य है उसका पतन किस तरीके से जो है वो हो रहा था, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के बाद आपका जो आता है अगला शासन वो रहा है गुप्त राजवंश। तो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। तो इसके बाद ये जो लगभग 100 बीसी से और 250 बीसी तक भारत में ऐसा कोई शक्तिशाली और फिर राजा नहीं आया, ठीक है, जिसके बारे में एक इतिहास में उनका नाम दर्ज हो। लेकिन कुछ संगम काल है जिसके बारे में मैं बाद में आपको डिटेल से बता दूंगा। इसके बाद फिर आपका 275 ईडी में आपका गुप्त वंश, जिसको स्वर्ण युग माना जाता है, वो आया। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस साम्राज्य का जो उदय है 275 एडी में, याद रखना एडी में, अब बीसी खत्म हो चुका है, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। इसके फाउंडर श्री गुप्त थे और गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने राजधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त ने लच्छावियों की राजकुमारी से विवाह किया। वह पाटलिपुत्र को इसने दहेज के रूप में प्राप्त किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तराधिकारी जो था वो समुद्रगुप्त था, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण में सैनिक अभियान किया। वह इसके बाद चंद्रगुप्त II के शासनकाल में चीनी यात्री जो आया वो फाहियान आया भारत में। चंद्रगुप्त II ने पश्चिमी देशों से समुद्री रास्तों से जो है वो व्यापार शुरू किया। कालिदास जो थे इसके नवरत्नों में से एक थे। नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने करवाया और ये भारत का स्वर्णिम युग था, ठीक है। आगे देखिएगा, श्रीगुप्त के बाद उसका बेटा जो घटोत्कच है वो गद्दी पर बैठा, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उसका तथा लिच्छवी का पुत्र समुद्रगुप्त जो है वो गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 बीसी में उसका तथा लिच्छवी का पुत्र एक, तो श्रीगुप्त जो इनके फाउंडर थे, उसके बाद उसका बेटा घटोत्कच बैठा। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया। जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसके ये महान शासक थे, ठीक है, इसलिए इनका नाम लिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो थे 335 ईस्वी में उसका तथा लिच्छवी का पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। जो समुद्रगुप्त के बारे में आपको जानकारी याद रखनी है, वो अच्छा कवि था, संगीतज्ञ था। हरिसेन समुद्रगुप्त के मंत्री एवं दरबार कवि था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्हीं के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, किंगडम एक्सपेंशन की जानकारियाँ मिलती हैं। उसके बाद देखिए समुद्रगुप्त के बाद देखिए चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय समकालीन थे किस किस के? कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और बृहत संहिता। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं गुप्तवंश श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो 16 महाजनपद थे इनमें भी आपस में होड़ लगी रहती थी, आपस में एक दूसरे का राज्य जीत करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने की। इसके बाद घटोत्कच और फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो अगला शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम की मैं बात करूं तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया। इसी ने भारत में गुप्त संवत की स्थापना भी की थी। इसका जो अगला शासक बना चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त अगला शासक बना। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसने अपने सिक्के पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति जो थी वो अंकित की थी। महापराक्रमी होने के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो अगला शासक बना। इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। यह भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने भारत में शकों के आक्रमण को जो है वो विफल किया था। भारत के इतिहास में सबसे पहले जो चांदी के सिक्के थे वो इसी ने चलाए थे। कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत इत्यादि विद्वान इसी के शासनकाल के थे। उसके बाद देखिए आर्यभट्ट खगोल शास्त्र और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना भी की थी। वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे।
मेघदूतम और कुमार संभव की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहलाता है। इसके बाद कुमारगुप्त अगला शासक बना और कुमारगुप्त के बाद जो स्कंदगुप्त आया, ठीक है, इसके बाद स्कंदगुप्त जो है वो अगला शासक बना। कुमारगुप्त, जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया, नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना, इसलिए इसका नाम फेमस है, वो कुमारगुप्त ने की थी। और स्कंदगुप्त इसका लास्ट इसके बाद आया था। इसने भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया। इस वंश का आखिरी जो शासक था वो था भानुगुप्त। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, आपका लगभग 250 से लेकर के 275 से लेकर के जो आपका 500 बीसी तक का टाइम पीरियड है वो आपका गुप्त वंश चला। उसके बाद हर्षवर्धन आया। इसका टाइम पीरियड था लगभग 606 से 646 एडी का। आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, क्योज एंड डिसऑर्डर प्रिवेल्ड एवरीवेयर। लगभग सब जगह एक तरीके से डिसऑर्डर जो था वो फैल गया था, अनियमितता फैल गई थी। द हुनर्स इन्वेशन क्रिएटेड मोर कन्फ्यूजन। उसके हुन जो आए थे ना, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्वेजन जो है वो क्रिएट कर दिया था। इट ऑल लेड टू द एमरजेंस ऑफ स्मॉल किंगडम। उसके बाद छोटे छोटे किंगडम्स जो है वो एमरजेंस उनकी हुई, जैसे कि थानेश्वर हो गया। थानेश्वर, कुरुक्षेत्र वाज वन ऑफ देम। इट मेड प्रोग्रेस अंडर, और ये किसके अंडर प्रोग्रेस हुई इसकी? प्रभाकर वर्धन एंड हिज सन हर्षवर्धन। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात ये जो वंश का जो चला था ना, वो एक्चुअली में सबसे पहले तो यही था, प्रभाकर वर्धन के अंडर ये सारी चीज़ें आई थी। उसके बाद हर्षवर्धन। कह रहे हैं कि राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, ठीक है। यह शिल्प द्वितीय के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हेनशेंग भारत में आया। हर्ष दरबारी भानभट्ट ने हर्ष रचित व कादंबरी की रचना की। इसी के काल में सिंचाई जलपंप का प्रयोग होता था। थोड़ा सा देख लेते हैं, ये गुप्त उत्तर के बाद के वंश हैं, वर्धन वंश, ठीक है। ये मैं बिल्कुल आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगा। देखिए, इतिहास ने अपना एक चक्र पूरा कर वहीं आ गया जहां मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद की स्थिति थी। गुप्त के साम्राज्य के धराशायी हो जाने के बाद भारतवर्ष में पुनः विघटन और विकेंद्र की प्रवृत्तियां बलवती हो गई। स्कंदगुप्त के निधन के उपरांत शीघ्र ही प्रांतीय राज्य अपनी स्वतंत्रता जो था वो जयघोष करने लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो गुप्ता एम्पायर जब पूरी तरह से ढह गया तो उसके बाद हुणों का आक्रमण हुआ, और उसके बाद जो थे छोटे छोटे प्रांतों के राजा थे वही आपस में आगे वो जो थे वो अपना एम्पायर बढ़ाने लगे। गुप्त साम्राज्य के ध्वंसा विशेष पर जिन राज्यों और राजवंशों का अभ्युदय हुआ उनमें से थे आपके वल्लभी के मैत्रक मगध के उत्तरकालीन गुप्त, ठीक है, क्योंकि कुछ गुप्त भी रह गए थे मगध के। ऐसा नहीं है कि गुप्त बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, कुछ गुप्त भी रह गए थे, ठीक है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक कनौज के मोखरी हो गए। ये राज्य परस्पर संघर्ष थे, मतलब आपस में लड़ाई करते रहते थे। साथ ही अपने दुर्लभ जो वीक राज्य थे उन पर अपना आधिपत्य, अपना अधिकार स्थापित करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। विभिन्न राज्यों के पारस्परिक विद्वेष और संघर्ष तक केंद्र में शक्तिशाली शासक के अभाव का लाभ उठाकर इसी समय भारत पर आक्रमण किया। किसने? हुणों ने अटैक किया। हुण एशिया के रहने वाले बर्बर लोग थे जिन्हें चौथी एवं 5वीं शताब्दी में एक बार एक प्रकार से सारे विश्व को जो है वो आतंकित कर रखा था। अपनी उनकी क्रूरता, निर्दयता, रक्तपात और हिंसा की कथाएं आज भी रोंगटे खड़े कर देने वाली, अगर आपने हुण के इन्वेजन सुना हो तो। सम्राट स्कंदगुप्त ने, खैर हमें इतना हुणों के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है कि वो आए थे, अटैक किए थे, काफ़ी बर्बर थे, ठीक है, और सारा जो विश्व था आतंकित था उनसे, और इन्होंने यहाँ पर अटैक भी किया था इनके ऊपर। उनकी सम्राट स्कंदगुप्त ने 455 तथा 467 के मध्य में हुणों को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। इसके कुछ समय के लिए हुणों के आक्रमण से भारतीय जनता को मुक्ति तो मिल गई थी, लेकिन कालांतर में ये पुनः सशक्त होकर अपनी आक्रामक नीति को मूर्त रूप देने लगे। उसके बाद फिर से ये शक्तिशाली हो गए। ऐसे समय में थानेश्वर में एक ऐसे राजवंश का उत्कर्ष
हुआ जिसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने वाले हुनों से देश की रक्षा के प्रत्युत एक बार पुनः भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने की प्राप्ति की। थानेश्वर का जो यह वर्धन वंश के नाम से विख्यात है और हर्षवर्धन जो था वो इसका सम्राट था। आई होप आपको ये जो सारी स्टोरी है बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मौर्य का बिल्कुल पतन हो गया था। उसके बाद कुछ टाइम के लिए भारत का जो भविष्य था वो एक तरीके से भारत का जो उस टाइम पे कोई महान राजा नहीं आए, लगभग 350 साल तक, ठीक है, संगम काल था उस टाइम पे, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। उसके बाद गुप्त आए। गुप्त के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया कैसे कैसे आए। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड मतलब गुप्तों के बाद क्या आए। उस टाइम पे क्या थे, हुन भी भारत में अटैक कर रहे थे और गुप्त जो थे, उत्तरकालीन जो गुप्त थे, मतलब गुप्तों के बाद भी कुछ थे वो, और छोटे छोटे प्रांतीय जो किंगडम थे वो भी डेवलप हो रहे थे। तो इस तरह से ये छोटे छोटे प्रभुत्व जो हैं वो बनाते हैं अलग अलग उसमें, साउदर्न रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में। देखिए जो हमारा नॉर्दर्न रीजन है ना, उसमें थानेश्वर का जो एरिया है वो तो आया पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश जिसको हम बोल देते हैं। कन्नौज का जो क्षेत्र था उसमें मोखरी थे। वल्लभी का क्षेत्र जो था उसमें मैत्रकाक थे। और ढक्कन का जो क्षेत्र था वो आपका चालुक्य और पल्लव थे। इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट, एक स्टोरी आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए। उसके बाद आपका सर्दर्न और डेक्कन रीजन था आपका। इसमें आपके मेन थे चालुक्य और पल्लव। चालुक्य भी आपके 3 तरह के थे। एक तो आपका ईस्टर्न था और एक आपका वेस्टर्न था, ठीक है। ईस्टर्न में आपका हो गया वेंगी, और आपका जो वेस्टर्न हो गया, वेस्टर्न में भी आपके बादामी थे। जो बादामी थे ना, उसमें भी आपका 2 में डिवाइडेड था, ठीक है। एक आपका जो सेंट्रल पार्ट था वेस्टर्न रीजन का, ठीक है, उसमें आपका बादामी हो गया। और एक आपका लेटर वेस्टर्न था। वेस्टर्न में भी 2 थे आपके। एक तो आपका हो गया सेंट्रल रीजन का, या जिसको हम बोल देते हैं ईस्ट, वेस्ट में एक ईस्टर्न हिस्सा, और एक है आपका वेस्टर्न पार्ट, लेटर वेस्टर्न। एक अर्ली वेस्टर्न, एक आपका लेटर वेस्टर्न जिसको हम बोल देते हैं। तो जो आपका अर्ली वेस्टर्न था उसमें बादामी आ गए, और उसके बाद हमारे जो लेटर वेस्टर्न है वो आपके आगे कल्याणी। तो इन तीनों के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया 100 से 300 एडी का जो पीरियड था वो आपका संगम काल था। और संगम काल में बेसिकली हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चेर, चोल और पांडे। और आपका 500 से 1200 एडी का जो पीरियड था, 500 से 1200 एडी का जो पीरियड था उसमें आपके पल्लव हैं, राष्ट्रकूट हैं, चालुक्य हैं और चोल हैं, ठीक है। आपके पल्लव, फिर राष्ट्रकूट, चालुक्य, और इनके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखिए चोल वंश जो है वो हम 2 बार पढ़ेंगे। चोल वंश वो ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरी व तीसरी शताब्दी में चोलों का प्रभाव अच्छा देखने को मिला था, और इसके बाद इनकी शक्ति कमज़ोर हो गई थी और वे पल्लवों के सामंत के रूप में कार्य करने लगे थे। सामंत मतलब एक तरीके से राजा ना बन करके उनके छोटे छोटे जो पद होते हैं, सेनापति का पद हो गया, सलाहकारों का पद हो गया, या फिर मंत्री का पद हो गया, तो दासियों का पद होगा, तो इस पे ये जो चोल हैं वो बेसिकली काम करने लगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 9वीं शताब्दी में ये फिर से चोल आए और उभर के आए, ठीक है, अपनी शक्ति को मजबूत करके आए, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे संगम काल, ठीक है। तो संगम काल जो है वो बेसिकली प्राचीन भारत में प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा समय समय पर सभाओं का आयोजन किया जाता था और बहुत से विषयों पर विचार किया जाता था। इन सभाओं को संगम के नाम से जाना जाता था। चोलों ने बाद में संगम के बारे में पढ़ेंगे, चोलों के बारे में बता रहा हूँ। चोलों ने बाद में विजयालय ने तंजौर को जीत करके तंजावर को अपनी राजधानी जो है वो बनाया चोलों ने। वातापी के चालुक्य व वेंगी के जो चालुक्य का जो प्रभाव है वो 6वीं व 7वीं सेंचुरी में दिखता है। जो चालुक्य और वेंगी हैं, वेंगी के चालुक्य, ये 6ठी और 7वीं
सेंचुरी में इनका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता था। इसके बाद जो इनकी शक्ति है वो क्षीण हो गई थी और इसके बाद जो है वो आपके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई। राष्ट्रकूट का चालुक्य की एक शाखा के कारण, देखिए राष्ट्रकूट में भी क्या है, इनका जो उदय हुआ वो चालुक्य की एक शाखा के कारण तो उदय हुआ, लेकिन चालुक्य की जो दूसरी शक्ति है जो कि कल्याणी है, उनके कारण इनका पतन हो गया। जिस तरह से हम देखते हैं पल्लव, ठीक है, पल्लव के बाद आपके वातापी चालुक्य आए, फिर उसके बाद वेंगी आए, ठीक है, वेंगी के कारण वेंगी आए, चालुक्य, वातापी के चालुक्य, वेंगी, और फिर उसके बाद राष्ट्रकूट आए। तो राष्ट्रकूट का उदय इनकी वजह से हुआ क्योंकि ये वीक थे। फिर उसके बाद दोबारा से कल्याणी चालुक्य आए और उसके बाद चोल वंश की 9वीं शताब्दी में आपके उदय हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था 9वीं शताब्दी में जो चोल वंश है ये उभर कर आया, ठीक है। और चोलों ने बाद में विजयालय ने चोलों के ने बाद में विजयालय ने जो थे वो तंजावुर को जीत करके जो था उसको अपनी राजधानी बनाया। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा संगम काल, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया 100 से 300 एडी का जो टाइम पीरियड था। यहाँ देखिए ये 100 से 300 एडी का जो टाइम पीरियड था और 500 से 1200 एडी का जो टाइम पीरियड था, जिसमें पल्लव आएंगे, राष्ट्रकूट आएंगे, चालुक्य आएंगे और चोल आएंगे, ठीक है। देखिए संगम काल, प्राचीन काल में तमिल कवियों द्वारा समय पर जो था वो सभाओं का आयोजन किया जाता था और बहुत से विषयों पर विचार किया जाता था। इन सभाओं को संगम के नाम से जाना जाता था। 100 से 250 एडी के बीच में इस तरह की 3 सभाओं का आयोजन जो है वो किया गया। मदुरई कपाटपुरम में इन सभाओं का आयोजन किया जाता था। संगमकालीन राज्य 3 राज्यों में बेसिकली विभाजित था, चेर, चोल और पांड्य। कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय जो भारत है जिसे तमिलकम कहा जाता है। ये जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, इधर चेर हैं, इधर चोल हैं और इधर पांड्य हैं, और ये कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय पठार के पास हैं। उसके बाद देखिए चेर राज्य, चेर वंश पांड्यों के उत्तर पश्चिम में कोचीन दक्षिण मालाबार क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। केरल का प्राचीन नाम चेर ही था। चेरों ने अपनी राजधानी वंजी अथवा करूर को बनाया था। धनुष इन्हीं का प्रतीक चिन्ह था। चेरों की प्रमुख घटना 150 ईस्वी में चोलों के विरुद्ध आक्रमण था, ठीक है। इनकी प्रमुख घटना इन्होंने 150 एडी में क्या हुआ, चोलों के विरुद्ध आक्रमण किया था चेरों ने, जिसमें चेरों ने चोलों के राजा करिकाल के पिता को मार डाला था। बदले में चोलों ने चेर राजा को भी मार दिया। बाद में दोनों राज्यों के बीच एक समझौता जो है वो हो गया था, राइट। आगे देखिएगा चेर राज्य, चेर कवियों ने शेन गुटवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसे सबसे महान चेर राजा बताया गया है। कणगी पूजा, पत्नी पूजा की शुरुआत इसी लाल चेर ने की थी। इंपॉर्टेंट है ये। चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, आदि गेमान था यहाँ का एक प्रसिद्ध राजा। पर देखिए प्रसिद्ध राजा और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रतापी और प्रसिद्ध राजा। इसी आदि गेमान ने गन्ने की खेती की शुरुआत की, इंपॉर्टेंट है। और दूसरी शताब्दी के बाद चेर शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई थी, राइट। उसके बाद आता है आपका चोल साम्राज्य। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल साम्राज्य बहुत प्रसिद्ध था। चोल वंश का इतिहास दूसरी और तीसरी शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया था और 9वीं शताब्दी में विजयालय के समय में फिर से इनका उदय हुआ, जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। चोलों का प्रतीक चिन्ह भाग था और चोल राज्य को ही करोमंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका चोल साम्राज्य का ही। तीसरी और चौथी शताब्दी के समय में चोल राजवंश में 2 राजाओं का प्रभाव देखने को मिलता है, करिकाल और एलारा। इस चोल शासक ने श्रीलंका को विजित कर इस 50 वर्षों तक शासन किया था। करिकाल चोलों का पहला महानतम शासक था। ये श्रीलंका से 12,000 गुलामों को बंदी बनाकर भारत लाया था और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का इसने निर्माण करवाया था। तो जैसा कि चोल साम्राज्य के बारे में मैंने आपको बताया, तीसरी और चौथी शताब्दी के समय में चोल राजवंश में 2 राजाओं का प्रभाव देखने को मिलता है, करिकाल और एलारा। करिकाल के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसने 12,000 गुलामों को बंदी बनाकर भारत जो है वो लाया था और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह कावेरी पत्तनम का निर्माण इसी करिकाल
ने करवाया था। नेक्स्ट देखिएगा आपका पांड्य साम्राज्य। इस साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो मेगिस्थिनिस ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। इस राज्य का शासन स्त्रियों के हाथ में था। मदुराई इसकी राजधानी थी और इनका प्रतीक चिन्ह था मछली। यह राज्य मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक जो था वो नेडियान था। इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की। आगे चलकर 5वीं शताब्दी के बाद पांड्यों की शक्ति जो है वो क्षीण हो गई थी। तो ये था इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो डिक्कन थे, दक्षिण की जो शक्तियाँ थी वो पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ोगे पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल वंश डिटेल में। आई होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।